नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कर्नाटक के पीसीसी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। बीजेपी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। स्पेशल कोर्ट ने इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। बीजेपी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली ये शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया है कि केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले 4 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। शिकायत के अनुसार विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, मान हानिकारक थे। उधर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि सरकार राज्य में कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं को विफल करने की साजिश कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक को अन्न भाग्य योजना लागू करने के लिए आवश्यक मात्रा में चावल न दिए जाने की प्लानिंग है, जिससे कि योजना अपने सही रूप में सफल ना हो पाए। बता दें, अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को चावल दिए जाने हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धारमैया ने कहा, उनकी सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत अनाज की आपूर्ति के लिए एफसीआई से 2,28,000 मीट्रिक टन की मांग की थी और 12 जून को एफसीआई ने 2 पत्र भेजकर लगभग 2,22,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की सहमति दी थी। उन्होंने कहा अब वो इससे पीछे हट गए हैं। इसके पीछे की वजह सिद्धारमैया ने सरकार के उस फैसले को बताया जिसके तहत केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी है। बता दें, केंद्र ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। इस फैसले से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक सरकार को इस फैसले से पहले ही जानकारी दे दी गई थी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस पार्टी को अभी 1 महीना ही हुआ है कि उन्होंने बीजेपी द्वारा पास किए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का मन बना लिया। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जल्द ही इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। इस बिल का मुख्य फोकस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है। साथ ही गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती प्रलोभन के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना भी है। बीते साल सितंबर में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी और राज्य की जेडीएस ने भाजपा द्वारा बनाए गए कानून का विरोध किया था। कर्नाटक की विधान परिषद में बीजेपी के संख्या बल की कमी के कारण ये विधेयक पारित होने के लिए लंबित था, जिसके बाद मई में बीजेपी ने बिल को अध्यादेश के माध्यम से पास कर दिया था। केरल के सीएम के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल का हवाना के उपराज्यपाल, क्यूबा में भारतीय राजदूत और अन्य लोगों ने हवाना हवाई अड्डे पर स्वागत किया। बता दें, सीएम विजय पिनाराई विजयन ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 16 जून को भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही सीएम पिनाराई विजयन जोस माटी राष्ट्रीय स्मारक सहित ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के विदर्भ में अपनी पार्टी के पहले कार्यालय का उद्घाटन नागपुर में किया। सीएम केसीआर ने कहा, बीआरएस तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसी कारण से पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करे। सीएम केसीआर का कहना है कि बीआरएस अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ चुनाव में उतरने का इरादा बना रही है। इस नारे से किसानों को अपने पक्ष में करने का बीआरएस का प्लान है। बता दें, विदर्भ के लिए बीआरएस सदस्यों ने नागपुर कार्यालय के उद्घाटन में केसीआर की उपस्थिति के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।
भाई केसीआर जैसा किया वैसा करने लगे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। ये सरासर गलत है। दिवाला जरूर निकलेगा उन नेताओं का, दिवाली होगा किसानों का। किसान दिवाली मनाएंगे और ये खाने वाले नेताओं का दिवाला जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अच्छा अगर ढंग से काम किया जाता तो आज महाराष्ट्र का बजट जो करीब करीब 6 लाख करोड़ की है वो 10 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए था। इतनी संपत्ति है महाराष्ट्र में। तो इसको लेके ये बीमारी ये जो हो रहा है ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में ये बीमारी लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं नीति बनने है तो पार्लियामेंट से बनता है, असेंबली से बनता है। हां जरूर हमको चुनाव लड़ना है और जीतना है। हर लेवल का चुनाव भारत राष्ट्र समिति लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। सूरजकुंड और भरतकुंड में रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा और तुरंत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा, जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा। उधर डीएमके सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी भी डीएमके पर हमलावर हो गई है। बता दें, सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई के बाद तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया कि राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही सीबीआई राज्य में जांच कर पाएगी। इसे लेकर बीजेपी ने सीएम स्टालिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु बीजेपी ने आरोप लगाया था कि एक मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट के बदले सीएम स्टालिन को 200 करोड़ रुपए मिले थे। अब लग रहा है कि तमिलनाडु सीएम को लगता है कि सीबीआई उनका दरवाजा भी खटखटा सकती है। यही वजह है कि तमिलनाडु में बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। स्टालिन ने कहा, बीजेपी उन लोगों को पिछले दरवाजे से डराने धमकाने में लिप्त है जिनका वो राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर पाती। लोग बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति देख रहे हैं। सीएम ने राज्य सचिवालय पर ईडी के छापे की निंदा करते हुए इसे संघवाद पर धब्बा बताया। सीएम स्टालिन ने कहा, मायने नहीं रखता कि छापेमारी किस पर की गई है, लेकिन ये मायने रखता है कि छापेमारी कहां की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वेल्लोर में एक जनसभा में डीएमके की कड़ी आलोचना को लेकर सीएम स्टालिन ने कहा कि हमने सभी आरोपों का उचित जवाब दिया है। सचिवालय में छापेमारी करना संघीय ढांचे के खिलाफ है। बता दें, ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के दौरान तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापा मारा था। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिंडीगुल में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था, ईडी की तरफ से तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी की देर रात गिरफ्तारी निंदनीय है।
मोदी सरकार विपक्ष को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन विपक्ष डरेगा नहीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस तरह से खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। इस तरह की हरकतें विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगी, बल्कि ये मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक संघर्ष को जारी रखने के विपक्ष के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती है। आंध्र प्रदेश की जगन सरकार 23 जून से 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम जगन्नाथ सुरक्षा का शुभारंभ करने जा रही है और इसी को लेकर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों के साथ जगन्नाथ चेबुदम की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें सीएम ने जिला कलेक्टरों को जगन्नाथ चेबुदम के तहत लोगों से शिकायत को लेने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को मंडल, नगर पालिकाओं, ग्राम सचिवालयों का दौरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान अधिकारी हर गांव में पूरा 1 दिन बिताएंगे और राशन कार्ड, जाति विवाह, आय और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही उन लोगों की शिकायत को भी नोट किया जाएगा जिन्हें पात्र होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इस पर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा, सरकारी योजनाओं से छूटे पात्र लोगों को 1 अगस्त को लाभ दिया जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सुरजेवाला ने सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों और बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ आधिकारिक बैठक की। बीजेपी ने दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला ने बैठक की, उनके पास अधिकार नहीं है। ये लोग कर्नाटक बीबीएमपी को कांग्रेस के लिए एटीएम बनाना चाहते हैं। ये लोग 10 जनपद के निर्देश पर राज्य को एटीएम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सुरजेवाला डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रणदीप सुरजेवाला को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला सरकारी मीटिंग में शामिल हुए हैं। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा, झूठ फैलाया जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने कोई मीटिंग नहीं की। होटल में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री बैठक कर रहे थे। इसी होटल में सुरजेवाला मौजूद थे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार सुरजेवाला से बात करना चाहते तो इसको लेकर सुरजेवाला को बुलाया जाता। इस दौरान 2 से 3 अधिकारी मौजूद थे जो कि मंत्रियों से बात करने आए थे। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सुरजेवाला किसी भी आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ कुछ विधायकों से बात की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार वहां उपस्थित थे। इस बैठक में डिप्टी सीएम शिव कुमार शामिल हुए थे। कर्नाटक बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद बैठकों की श्रृंखला आयोजित की है और इसी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता पद के लिए पार्टी अध्यक्ष के अलावा निर्वाचित विधायकों और नेताओं में से उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। 7 जुलाई को होने जा रहे बजट सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, बीजेपी नेता सीएन अश्वत्थ नारायण समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें, बीजेपी हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर लगातार बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें सभी प्रत्याशी हार के कारण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि पार्टी एक मजबूत ताकत बन जाएगी और पार्टी का लक्ष्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को 26 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसेना पार्टी एक मजबूत ताकत बनेगी। अस्तित्व बचाते हुए यदि आप एक मजबूत विचारधारा पर टिके रहेंगे तो बेहतर दिन अपने आप आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अलग तेलंगाना राज्य के लिए लगभग 1300 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यदि तेलंगाना के नौजवानों को पानी, पैसा और नौकरी ना मिले तो अलग राज्य बनाना बेकार होगा। साथ ही उन्होंने जनसेना पार्टी के प्रमुख ने कहा कि पार्टी की शुरुआत यूथ विंग से हुई थी और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गई है। हर गांव में ऐसे युवा हैं जो जनसेना की विचारधारा से आकर्षित हैं।
हम उस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पार्टी ऐसे नए लोगों को मौका देती है, उन्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और मौके का फायदा उठाना चाहिए। कर्नाटक सरकार में मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को डीबीटी के माध्यम से प्रति महीने 2000 रुपए प्रदान करती है। सरकार इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 2023-24 के दौरान लागू करने की कोशिश कर रही है। आवेदक 16 जून से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आवेदन सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इस योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। साथ ही आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। तो गृह लक्ष्मी योजना, कर्नाटक की महिलाओं को इस योजना से लाभ होगा। घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। पैसे सीधे महिला मुखिया के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। योजना से घरेलू जरूरतों की चीजों को पूरा करने में महिलाओं को मदद मिलेगी। स्कीम से 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इस योजना के लिए प्रति परिवार केवल एक महिला ही उन परिवारों में से आवेदन करेगी, यानी कि हर एक घर से एक ही महिला आवेदन कर सकती है। योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को परिवार का मुखिया होना चाहिए। आवेदक को कर्नाटक का निवासी भी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जिन लोगों की परिवार में 2 लाख से वार्षिक आय जो कम है, उन्हीं लोगों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली वार्षिक प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी सत्यनारायण ने जारी किया। इंजीनियरिंग वर्ग में 76.3% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि कृषि वर्ग की बात की जाए 89.6% स्टूडेंट पास हुए। बता दें के उमेश वरुण ने 158 अंक हासिल करके इंजीनियरिंग में पहला स्थान हासिल किया। इंजीनियरिंग के लिए EAP CET 15 से 18 मई तक और फार्मेसी और कृषि के लिए 22 और 23 मई को आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश में ताड़ी और अनाकापल्ली के बीच एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इससे रूट प्रभावित हो गया, जिस कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया। मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा मुख्य मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। दक्षिण मध्य रेलवे को इस रूट पर 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और एक ट्रेन का मार्ग बदलना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।